हेलो बच्चों। तो बच्चों जो पीछे काफ़ी टाइम पहले हमने जब वीडियो बनाई थी तो हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का 11th क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वैसे मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंथी चैप्टर भी है, क्योंकि इसमें आपको किसी एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, दैट मीन्स कि उसके अंदर पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी प्रॉपर्टीज, इसके बाद मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी एटम का स्टेबलाइजेशन, स्टेबल कैसे होता है वो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कलर का दिखाई देना, ये सारी जो चीजें हैं वो हम इसी चैप्टर में करने वाले हैं। काफी लेंथी चैप्टर है, तो आप इसकी वीडियो को एक साथ जितना भी हो पाए कंप्लीट वीडियो को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेकंड चैप्टर, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो बच्चों इससे पहले 9th और 10th क्लास में आपने जॉन डाल्टन की थ्योरी को पढ़ा था, जो थी आपके पास डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैं आपको बता दूं कि जॉन डाल्टन क्या थे, वो पहले साइंटिस्ट थे। कौन थे? जॉन डाल्टन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या की थी, एटम को लेकर के एक थ्योरी क्रिएट की थी, वो थी एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने अपनी रिसर्च को 1805 में शुरू किया था और एटॉमिक थ्योरी को हम प्रेस के सामने रखा था 1808 के अंदर। ध्यान दो इस बात पे, अब की बात नहीं बता रहा मैं। अब तो हमें इलेक्ट्रॉन का पता है, प्रोटॉन का पता है, न्यूट्रॉन का पता है, हम 9th, 10th और 8th क्लास से इन सब चीजों को पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर आपको बेसिक कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी बताई थी वो धीरे धीरे गलत साबित होती गई। जितनी भी बातें उसने बताई थी वो सारी क्या हो चुकी थी, ऑलमोस्ट बातें गलत हो चुकी थी। तब उसने मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं बताया था कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, लेकिन आज 10th क्लास में हमने 4th चैप्टर में पढ़ लिया है कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। तो उसकी जितनी भी कमियां थी वो धीरे धीरे दूर हो रही थी, लेकिन ये तो आज हमें पता है। लेकिन मैं आपको चल रहा हूं कहां पे, 1805 में, जब जॉन डाल्टन ने क्या किया था, एटम को स्टडी करना शुरू किया। तो उसने 1805 में अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया और 1808 के अंदर एक थ्योरी हमारे सामने रखी, जिसको क्या कहा गया, एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया। अब उस थ्योरी में एक बेसिक बात बताई गई थी, वो क्या थी कि एवरी मेटर, सबसे पहली बात मैं बोल रहा हूं, एवरी मैटर is made of a टीनी मतलब छोटा, टीनी फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल का मतलब क्या है, जो हर एक मैटर में आपको मिलता है। फंडामेंटल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम, उसको क्या कहा गया उस समय, एटम का नाम दिया गया। हालांकि ये ग्रीक के साइंटिस्ट और इंडियन साइंटिस्ट ने मिलकर के, हमारे भी ऋषि मुनि पीछे थोड़ी थे, उन्होंने भी, जैसे महर्षि कणंद ने किसके बारे में, कण के बारे में जानकारी दी थी, एटम के बारे में उन्होंने भी जिक्र किया था। तो जो इंडियन जो थे और जो क्या थे, ग्रीक जो फिलोसोफर थे, उन सब ने एटम का जिक्र किया हुआ है पहले भी। लेकिन जॉन डाल्टन ने इस पर एक थ्योरी क्रिएट की थी, जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और उसने क्या कहा कि एटम क्या होता है, वो फंडामेंटल टिनी पार्टिकल होता है जो हर एक मैटर में आपको मिलता है। मतलब हर एक मैटर जो होता है वो किससे, एटम से मिलकर के बना होता है। और क्या बोला कि एटम इज इंडिविजुअल, एटम क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। दैट मीन्स कि हम इसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इज इंडिविजुअल, ठीक है ना, मतलब उसने सबसे छोटी चीज मानी थी। लेकिन आज आपको पता है कि एटम के अंदर ही तो क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो है एटम के क्या है, अंदर ही। इसका मतलब कि वो थ्योरी तो यहीं पर पहला पॉइंट ही क्या हो गया, गलत हो गया। किसके बाद, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ
सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो हैं जो किसी एटम के अंदर पाए जाते हैं। मतलब एटम के बारे में जो जानकारी हमें दी थी डाल्टन ने, वो तो क्या हो गई गलत। मैं आपको दो बातें और बता देता हूं उसके बारे में। डाल्टन ने एक पॉइंट रखा था कि एटम्स, ध्यान देना इस पे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की अलग एलिमेंट के, अलग मैटर के जो एटम्स होते हैं हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज क्या मिलती है आपको? डिफरेंट मिलती है, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज है, लिख लेना पूरा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसका कहना था कि अगर आपके पास अलग अलग दो एलिमेंट हैं, इनके अंदर जो एटम पाया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? अलग होंगी, ऐसा मानना था। लेकिन आप गौर करो, आज आपके पास क्या है? आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होते हैं? जो एटम तो डिफरेंट है, जैसे कि मैं जिक्र करता हूं किसका? आर्गन का। अब आर्गन का 18 क्या होता है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना? 14। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 और मास नंबर कितना होता है? 40। अब क्या कहता था डाल्टन? उसने बोला कि अगर एटम डिफरेंट हैं, एलिमेंट डिफरेंट है, तो उनके एटम भी डिफरेंट होंगे। मैं बोलता हूं कि आज अगर आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और इसका कैल्शियम का 20 है, तो मास तो दोनों के क्या है? सेम है। तो मतलब प्रॉपर्टी तो इनकी क्या हो गई? एक जैसी हो गई। उसका ये भी मानना था, थर्ड पॉइंट, कि सेम एलिमेंट हैव सेम एटम्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। कि सेम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या मिलती है? प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, वो आपको सेम मिलती है। लेकिन आज हमारे पास क्या है? आइसोटोप्स आ चुके हैं। आइसोटोप्स कैसे? जैसे कि आप हाइड्रोजन की ही बात कर लीजिए। हाइड्रोजन में क्या है? एक को कहा जाता है हाइड्रोनियम, और एक एटम आइसोटोप को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम। और एक को क्या कहा जाता है? ट्रिटियम। मतलब हाइड्रोजन जो है वो तीन प्रकार से, तीन क्या है हाइड्रोजन के? आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब जो एक ही प्रकार के एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर क्या रखते हो? अलग अलग। अब डाल्टन का तो मानना था कि अगर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब उसके सभी एटम क्या होंगे? एक जैसे होंगे। लेकिन हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के एटम तो तीन टाइप के हैं, जिनका मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। मैंने बस ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन मैंने बताया है कि इन 1808 के अंदर जो थ्योरी हमारे सामने रखी गई थी, इन रियल वो 70-80 साल तक तो चलती रही। मतलब जब 18वीं जो 18th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी थी, वो जब आने वाली थी, 20th सेंचुरी आने वाली थी और 19th सेंचुरी जब एंड होने वाली थी, ठीक है ना, तो तब तक तो हम डाल्टन की थ्योरी को मानते थे, आंख मूंद के उस पर विश्वास किया। क्यों? क्योंकि और ज्यादा हमारे पास क्या नहीं थी? डिस्कवरीज नहीं थी। लेकिन इसके बाद बहुत सारी डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई, और यहीं पर रिवॉल्यूशन बेटा, अलग से कंसेप्ट्स तैयार होना शुरू हो गए, जो किसके बाद आए थे? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद ये सब झूठ निकली। ये तो आज की बातें हैं। तब तो हम क्या मानते थे कि हाँ एटम सबसे छोटा होता है, उसके बाद कि हाँ अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होंगे, एटम अलग होंगे, सेम मिलेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है आज। तो ये सब कहां पे फेल हुआ? एटॉमिक स्ट्रक्चर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के आने के बाद में। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो होगा, मतलब आज हम हमारी लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, क्या क्या उन्होंने सोचा था। शायद आपको ये बुक में ना मिले हर एक चीज, आप इसको ध्यान से समझना। जो भी मैं आपको प्रोसेस बताऊं आप बस दिमाग में बिठा लेना। इन रियल तो कुछ है नहीं बेटा, क्योंकि तब की कोई ये तो है नहीं कि वीडियोस हमारे सामने पड़ी हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे 200 साल पुरानी बात है तो 100-200 साल पुराना ये तो सिस्टम है नहीं कि उनका ही दिमाग हमारे सामने हो। उन्होंने कुछ लिखा है, हम तो उसी पे चलते हैं। तो उनकी डिस्कवरीज की जितनी भी थ्योरीज क्रिएट की गई हैं, जितनी भी बातें उन्होंने थेसिस लिखे हैं, उनके बेसिस पे हम कंक्लूजन आपको देते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट होगा वो क्या है हमारे पास कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
तो वो कैसे हुआ वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए आगे। तो मैं आपको बता रहा था किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो आप इस पॉइंट को नोट कर देना। मैं आपको सबसे पहले इसमें बताने वाला हूं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। इन रियल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जे थॉमसन को, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि हाँ कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके ऊपर चार्ज और मास के बारे में आर.ए. मिलिकन वो सबने बताया था, लेकिन मेन पॉइंट जे थॉमसन ने दिया था। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन दिनों हो रहे थे, और वो उनमें से जो एक मेन साइंटिस्ट थे वो थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उन्होंने ना केवल इलेक्ट्रॉन बल्कि प्रोटॉन के अंदर भी बहुत सारी बातें बताई थी। उन्होंने बहुत सारी जैसे कि आपने 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा, या फिर आपने 10th क्लास में गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे हम गैल्वेनाइज करते हैं, किसी एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं उनको जंग लगने से बचाने के लिए। दैट वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे क्या थे, बहुत ही मतलब उन्मुख वो थे साइंटिस्ट। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना बेटा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या था, क्यों हुआ, क्योंकि जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी तो उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को डिफाइन किया। आज भी माना जाता है, उसने बहुत सारे कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ दिया था कि हर एक कंपाउंड क्या होता है, फिक्स रेशियो में जुड़ा होता है, उसके आइटम जो होते हैं। हाँ वो बातें सच थी, लेकिन डाल्टन ना किसी चार्ज के बारे में नहीं बता पाया कि किसी एटम पर, वो सिल्क वाला एग्जांपल याद है कि अगर कंघे को बाल में रगड़ते हैं तो चार्ज आ जाता है, चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। वो चार्ज क्यों आता है उसके बारे में नहीं बता पाया। बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे आइसोटोप्स और आइसोबार्स में उसकी बातें गलत निकली। एटम फंडामेंटल पार्टिकल है, ये बात भी क्या निकली, गलत निकली उसकी। तो अब यहां से आगे जब नई डिस्कवरी हुई तो बातें आना शुरू हुई, और वहीं पर जो सबसे पहली चीज आई वो क्या हुई, एक नया रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। किसके बाद, नया एक सोच ही तैयार होगी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद। लेकिन यहां से मैं थोड़ा सा आपको माइकल के बारे में बता देता हूं। बात है बेटा 1830 की आलमोस्ट, जब क्या थे, फेराडे ने इन 1830 के अंदर, जो माइकल फेराडे थे, उन्होंने क्या किया कि लिक्विड के अंदर से, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आप पानी में क्या कीजिए, नमक को डाल दीजिए। अब ये क्या बनता है, प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ किसी आयोनाइज्ड कंपाउंड का डालते हो, जिसके आयन बन सकते हैं प्लस और माइनस के, जब वो आप उसमें ऐड करते हो तो क्या होता है, आयंस बनने के बाद वो उसमें से करंट पास होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब ऐसा ही गैल्वेनाइजेशन का भी एक इफेक्ट था, हालांकि ये 12th क्लास में आपको बताया जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको वो समझा देता हूँ, इधर थोड़ा सा देख लो आप। मान लो आपके पास क्या है, ये कंटेनर है जिसमें आपने क्या कर लिया, इधर एक इलेक्ट्रोड लिया। इलेक्ट्रोड तो जानते हो बेटा, कुछ ऐसी पत्ती जैसे कॉपर या जिंक की रोड ली जाती है, जिनको आप क्या करते हो, बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो। सीधा तार तो आप रखते नहीं उसके अंदर, क्या करते हो आप, मेटल की कुछ प्लेट्स लेते हो, उनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ क्या कर लिया आपने, कुछ इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ठीक है ना। ये आपने क्या किया, इसको कनेक्ट किया है किसी पॉजिटिव, बड़ा टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव से आपने इसको कनेक्ट किया। तो मतलब ये तो इलेक्ट्रोड हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के, और ये इलेक्ट्रोड हो गया कौन सा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा। और बेटा आपने क्या कर दिया, इसके अंदर कॉपर को रख दिया, सॉरी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को भर दिया। क्या किया है हमने, दो इलेक्ट्रोड्स ली हैं, बताऊंगा किसकी हैं, हमने उनको बैटरी से कनेक्ट किया है, और फिर हमने इसमें सॉल्यूशन किसका ले लिया है, एक्वस कॉपर सल्फेट का। एक्वस मतलब पानी में कॉपर सल्फेट मिला करके आपने इसमें भर दिया। अब एक आपने क्या कर ली, प्योर कॉपर ले ली, और दूसरी तरफ क्या है, इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर का मतलब क्या है, वो बिल्कुल प्योर नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, कुछ अलग चीजें उसमें प्रेजेंट है। वैसे गैल्वेनाइजेशन की जैसी ही चीज है, उसमें भी क्या होता है, सेम यही होता है। अब फेराडे ने क्या किया कि जब इसमें से करंट को पास किया
तो उसने क्या देखा कि इसमें से करंट पास हुआ, मतलब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो करंट कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब कि करंट तो ऊपर का सर्किट तो यहां से पूरा हुआ। अब ये तो पता है ना आपको कि सर्किट हमेशा क्लोज लूप में होना चाहिए, तभी करंट पास होता है। तार बीच में से कट है तो करंट तो पास नहीं होगा। तो ऊपर से तो हमने जोड़ दिया, तो अगर करंट पास होगा तो 100% क्या होगा, यहां से भी तो गुजरेगा, सॉल्यूशन में से जाएगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये पहली रिसर्च थी। और फैराडे ने क्या देखा कि अगर आप क्या करते हो, किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट को पास करते हो तो हो जाता है। और क्या होता है कि जो इम्प्योर कॉपर है वो यहां से निकल करके किस में वापस जमा हो रही है, प्योर कॉपर के ऊपर। बताया मैं आपको, ये +2 क्लास का कंसेप्ट है, ज्यादा मैं डीपली नहीं बता रहा इसको। बस इतना समझ लो कि जब फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो बस इतना हुआ कि इम्प्योर कॉपर की प्लेट से कॉपर नीचे आ गया और वहां से किस पर जमा हो गया, प्योर कॉपर पर। तो बेटा जब ये नीचे की तरफ आया इसे कहा गया, जब वो वहां से टूट करके आया तो इसे कहा गया लिबरेशन, और जब वापस जमा हुआ तो इसे नाम दिया गया किसका, डिपोजिशन का, डिपोजिट होना। तो मैं वही बातें माइकल फैराडे की आपको बता रहा हूं। माइकल फैराडे ने 1830 में क्या किया कि व्हेन he passed electricity through an electrolyte, जब उसने क्या किया, किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो क्या हुआ, करंट तो पास हो गया, 100% अभी पास हुआ, तभी तो क्या हुआ, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ ना। तो क्या हुआ, देन डिपोजिशन एंड लिबरेशन ऑफ मेटल was observed at the electrodes, कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या देखा गया कि मेटल्स का डिपोजिशन और लिबरेशन हो रहा था, कि या तो मेटल एक जगह से हट रहा था और दूसरी जगह पे जाके क्या हो रहा था, डिपोजिट हो रहा था। बट माइकल फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था बेटा ये समझने के लिए कि क्या कहीं उसको किसी एटम के अंदर करंट पास क्यों होता है, इसके बारे में पता चल पाता है। गौर करो, उसका ये एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं था कि वो गैल्वेनाइजेशन या डिपोजिशन करवा सके। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि यार लिक्विड के अंदर से अगर मैं करंट को पास करूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि करंट पास क्यों हुआ, क्योंकि लिक्विड के अंदर तो एटम्स हैं, है कि नहीं। उसके एटम्स की तो जानकारी जॉन डाल्टन ने दी थी हमें 1805 में। 25 साल बाद बंदा ये लगा उस एक्सपेरिमेंट को करने में। तो क्या देखा कि यार उसको तो पता ना इसलिए करना था, ये पता करना था कि क्या होता है लिक्विड में कि करंट पास हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज ही अलग, डिपोजिशन और लिबरेशन हो गया, उसके बारे में वो और बातें सोचने लग गया, वो भूल गया अपना मुद्दा ही जो क्या था इसके बारे में सोचने वाला। लेकिन छोड़ा नहीं उसने। 1830 में उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था किसको लेके, इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के, ये हमें एटम के बारे में और उसके चार्ज के बारे में तो नहीं बता पाया, ठीक है ना। बट अनएबल, लेकिन वो योग्य नहीं हुआ टू एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, एटम के मॉडल के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में हमें बता नहीं पाया। एटॉमिक मॉडल और स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाया। क्लियर बेटा बात है। तो अब ये 1830 का टाइम तो गया, बट इन मिड लगभग 19वीं सेंचुरी के बीच में, दैट मींस इन 1850s, ऑलमोस्ट, दोबारा ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट इन मिड 19, दैट मींस इन 1850s, 1850 के करीब, 50 के करीब many scientists मेनली कौन था, फैराडे,
क्या किया उसने, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। अब यहां मेन मुद्दा आएगा, आप इतनी बात को नोट रखना बस। अब क्या हुआ था इन 1850 के अंदर माइकल फैराडे और बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे, लिक्विड में से तो माइकल ने करके देख लिया लेकिन रुका नहीं, तो उसने क्या किया, करंट को किसी गैस में से पास करके देखना शुरू किया। दैट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, कि क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उस गैस में से पास हुई, लिक्विड में तो ये सब ठंडा हो गया, लिबरेशन ऑफ डिपोजिशन का, तो यहां क्या होगा उसको उसने देखा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को चेक किया। क्लियर है बात ये? लेकिन इसी टाइम में वहां पर एक और बंदा आ गया जो था क्या, जे थॉमसन। अब जे थॉमसन और कौन, माइकल फैराडे, दोनों ही क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पर अपनी डिस्कवरी ले रहे थे। लेकिन माइकल फैराडे थोड़ा सा फास्ट था, तो उसने क्या किया, उससे पहले थ्योरी तो सामने रख दी लेकिन किसके बारे में नहीं बता पाया, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो आज जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, वो उससे पहले किसके एक्सपेरिमेंट थे बेटा, माइकल फैराडे के थे। तो आप नाम तो चलो आएगा तो जे थॉमसन का ही होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए थे वो माइकल फैराडे ने किए थे, और उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में क्या बताया वो हम आगे करने वाले हैं, कि गैस का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैसे हुआ। तो आई होप इतना क्लियर हो, तो आप इसको अच्छे से इसको नोट रखना बात को। तो आगे हम चलते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता है और गैस के अंदर से ये कैसे किया गया, किस चीज का यूज किया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैं आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो मेन कंसेप्ट है वो यहां से स्टार्ट करके बता रहा हूं कि क्या है। तो क्या था, इन 1850 मैंने बताया माइकल फैराडे ने क्या किया। अब वहां उन्होंने क्या यूज किया था, तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ये पूरा जो है थ्योरेटिकल पोर्शन आप याद रखना क्या था, ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, किसके अंदर से किया गया था, वो गैसेस के अंदर से, थ्रू गैसेस was done, किसके द्वारा किया गया, बाय ए इवैक्यूएटेड ट्यूब, एक ट्यूब की मदद से, नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे तो बाद में नाम रखा गया, लेकिन इससे पहले क्या थी, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं, और ये एक्सपेरिमेंट पूरा कैसे किया वो भी आप देखिए जरा इधर से। अब हुआ क्या कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, कि ऐसी ट्यूब है जिसमें क्या करते हो आप, किसी गैस को फिल करते हो, क्योंकि हमें डिस्चार्ज किसके अंदर से करना था, गैस में से करना था। पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है ना। कुछ इस हिसाब से यहां पर क्या किया गया, इलेक्ट्रोड्स को लिया गया। इस तरफ क्या थी, एक इलेक्ट्रोड थी, और हमने इसको किससे कनेक्ट कर रखा था, बैटरी से। क्लियर। इस तरफ भी क्या थी आपके पास, एक इलेक्ट्रोड है, और हमने इनको बैटरी से कनेक्ट कर रखा। अब ये जो है हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या था, नेगेटिव टर्मिनल। उन्होंने इस साइड से क्या किया, एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा और इसको नाम दिया किसका बेटा, कैथोड का। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कैथोड। कैथोड का मतलब क्या होता है, कैट इलेक्ट्रोड, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जिन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा गया।
इस तरफ जो इलेक्ट्रोड थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहा गया। ये जो बैटरी हमने ली थी बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, बहुत ज्यादा पोटेंशियल, कितना, ऑलमोस्ट कितना 1000 वोल्टेज के इक्वल क्या किया गया, इस बैटरी को लिया गया। यहां से क्या किया गया, एक पंप को लगाया गया, और ये पंप क्या करता था, इसमें जो भी गैस हमने भरी है, इसमें क्या रख रखी थी हमने, एक गैस को भर रखा था, और वो गैस का प्रेशर याद रखना, गैस का प्रेशर तो बहुत कम था, कितना था, 10 का पावर -3 mmHg। अब ये क्या होता है, हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक एटीएम। जो हम हमारे ऊपर जो क्या लगता है, एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर लगता है, वो कितना होता है, 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर मैं इसको मिलीमीटर मरकरी में रिप्रेजेंट करूं तो वो होता है 760 mmHg। ये इसका यूनिट है, एक अलग से यूनिट है, वो आपको बताया जाएगा, फिजिक्स में आएगा, तब आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि ये कैसे बना था। कि क्या है, एक ऐसी ट्यूब है जो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मरकरी के हाइट के हिसाब से बताती है, और कितना हाइट है वो 760 मिलीमीटर मरकरी का, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक एटीएम के इक्वल है। अब यहां देख लो कितना है, 0.001 इतना क्या लग रहा है, मिलीमीटर मरकरी प्रेशर का। अब इतना कम प्रेशर होगा तो देख लो गैस तो ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि गैस नहीं है, गैस उसमें है, इसमें हमने क्या कर रखी है, कहीं ना कहीं गैस भर रखी है। वो गैस कोई भी हो सकती है, हमें अभी तो पता ही नहीं है। वो साइंटिस्ट अपने हिसाब से क्या कर रहे थे, कोई गैस ले रहे थे, अलग अलग बदल बदल के देख रहे थे, क्यों बदलेंगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो बहुत कम प्रेशर पे क्या रखी थी गैस, और वोल्टेज को क्या रखा, हाई। क्लियर बात है। अब जैसे ही बटन को ऑन किया, जैसे ही स्विच को चलाया, उन्होंने देखा कि यहां से इनविजिबल कुछ रेज निकल रही, कुछ किरणें सी उसको निकलती हुई दिखी। अब दिखी तो वो एक्चुअल में नहीं, तो आप कहोगे सर आप बोल रहे हो दिखी, उनको कैसे पता चलेगा कि यहां से कुछ रेज निकली। तो बेटा उन्होंने क्या किया, इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन, सॉरी इसके एनोड के आगे ना, ये जो एनोड थी इस पर यहां ना इस तरह क्या लगा दिया, एक फोस्फोरोसेंट स्क्रीन लगा। अब ये नया ही फंडा आ गया। फोस्फोरोसेंट या फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, जिंक सल्फाइड की बनी हुई स्क्रीन होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं। अब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है वो क्या होती है बेटा, ये किसी, जैसे जिंक सल्फाइड बताया ना मैंने। अब जब ये कुछ ऐसी स्क्रीन होती है जैसे टेलीविजन के अंदर नहीं होता, आगे की तरफ तो आपको स्क्रीन दिखाई देती है, लेकिन पीछे इतना बड़ा जो सिस्टम होता है, एक और लगा होता है जिसमें से वो सिस्टम सा मतलब तारें सी होती है बहुत सारी, कभी देख लेना, तोड़ मत देना, बस खोल के देख लेना, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जो पीछे जहां पर तार सी होती है वो होता है बेटा कैथोड रे ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। और वहां से क्या निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती है, और वो आगे की स्क्रीन के सामने क्या लगा होता है, फ्लोरोसेंट या फोस्फोरेसेंट मेटल लगा होता है। अब ये ऐसा मेटल है जब भी इस पर कोई चीज टकराती है तो ये चमकना शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ कि यहां से कुछ चीज निकली, कोई रेज निकली, और वो इधर से इधर ही गई है। इस बात का पता कैसे चला, इस बात का पता तब चला जब उन्होंने क्या कर दिया, इसको यूं थोड़ा थोड़ा ना खाली कर दिया बीच में से। तो यहां से जब वो रेज गई, मुझे नहीं पता क्या था, आज तो मैं जानता हूं कि वो इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन तब नहीं पता था कि वो क्या चीज थी। तो जब वो यहां जाकर के टकराई ना, तो यहां पर क्या हुआ, कुछ चमकना क्या हुई शुरू हो गया, तो लाइटनिंग आना शुरू हो गई। तब पता चला कि यहां से वहां कोई जो चीज गई है, जो रेज गई है चल के, उन रेज को हमने क्या कहा, कैथोड रेज। उनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज का नाम दिया गया। क्यों कहा गया कैथोड रेज, क्योंकि एक कैथोड से निकल के किसकी तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ, इसीलिए हमने इनको क्या, उन्होंने क्या बोला, इनको कैथोड रेज बोला। अब आप एक बात देखो, ध्यान से देखो, मैंने पूरा फंडा बताया, क्लियर हुआ ना। ये क्या होती है, डिस्चार्ज ट्यूब होती है, और तब तो चले नहीं बहुत साल, लगभग सभी साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज, प्रोटॉन भी यहीं से देखा गया था, डिस्चार्ज ट्यूब का यूज कर रहे थे।
गैस इसमें भर रहे थे, गैस को चेंज कर रहे थे, इलेक्ट्रोड के मेटल को चेंज कर रहे थे, और क्या देख रहे थे कि यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं जो इसमें से पास होकर के वहां पर जब जाकर के टकराती हैं तो आपको स्पार्कल्स, लाइट दिखाई देती है। इसका मतलब रेज कहां से कहां गई, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ गई, और इसलिए इनको क्या कहा गया, कैथोड रेज कहा गया। अब जो मैं फोकस करने वाली बात बता रहा हूं वो ये देखो आप कि ये कौन से चार्ज की इलेक्ट्रोड थी, नेगेटिव, और ये कौन से चार्ज की इलेक्ट्रोड थी, पॉजिटिव। रेज गई है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बेटा दिमाग तो हमारा भी चलता है, मतलब 100% सर वो जो रेज गई थी उन पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव था, क्योंकि वो नेगेटिव से निकल के गई। तो ये जो कैथोड रेज थी ये क्या थी, दीज वर कैथोड रेज, दीज वर नेगेटिवली चार्ज। ये क्या थी, नेगेटिवली चार्ज। इन पे चार्ज किस प्रकार का था, नेगेटिव चार्ज का। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख दिया मैंने, मैं आपको पॉइंट्स में बता रहा हूं, थ्योरी चाहो तो बुक में से लिख लेना, पॉइंट्स में बता रहा हूं आपको। अब जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था, वो ये कि लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड। याद रखना, प्रेशर क्या रखना है आपको, कम रखना है। अब सर एक तो बात मैं बताना ही भूल गया सच में, और आप तो पूछना ही भूल गए कि इसमें जो गैस है वो ली ही क्यों थी, गैस का कोई तो काम होगा, हमने इसमें गैस को रखा ही क्यों है। बात तो आती है दिमाग में कि हाँ हम गैस को ले ही क्यों रहे हैं, तो रेज तो ऐसे ही निकल सकती थी। ऐसा नहीं है बेटा, आज हमें पता है कि यहां से क्या निकले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। आज समझ सकते हैं, पहले नहीं समझ सकते थे कि गैस क्यों थी। यहां आ गया गैस का मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन किससे टकराएगा, गैस के मॉलिक्यूल से। तो याद रखना, एक और बात लिख देता हूं, क्या था, लो प्रेशर ना, और इसके बाद एक पॉइंट लिख के बताता हूं, ये हाई वोल्टेज। लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज जरूरी थे। तो क्या बता रहा था मैं कि जो कैथोड रेज निकलती हैं वो जब उस गैस से टकराई तो उन्होंने क्या किया, गैस को आयन में तोड़ दिया। मतलब वो गैस में से इलेक्ट्रॉन निकले, जैसे ये यहाँ एक गैस का एटम था, गैस में भी तो एटम है कि नहीं, और गैस में अगर एटम है तो मैं एटम ही तो पढ़ रहा हूँ, उसी के बारे में तो जान रहा हूं मैं। तो क्या हुआ कि जब ये कैथोड रेज आई, जब इससे टकराई तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। मुझे नहीं पता, आज पता है इलेक्ट्रॉन, तब नहीं पता, तो बोल दिया कोई नेगेटिव पार्टिकल निकला। ये नेगेटिव पार्टिकल आगे से आगे गया और यहाँ पहुंच गया, जाकर के टकरा गया। नेगेटिव ही तो पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो गैस का मेन काम था कि वो भी क्या कर रही थी, आयोनाइज होके कैथोड रेज बना रही थी। हाँ, इतनी बात है कि इतनी ज्यादा गैस नहीं थी, लेकिन ये मदद कर रही थी कि वो नेगेटिव चार्ज आगे पहुंचे, इस बात में वो हेल्प कर रही थी। ठीक है ना, मैं यहां जो बता रहा था, कैथोड रेज कोज आयोनाइजेशन ऑफ गैस। कैथोड रेज ने क्या किया था वहां पे, मैं बता रहा हूं ये, और मैं पता नहीं, काफी रिसर्च आपको मतलब बड़ी क्लासों में आप जब देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो कैथोड रेज कोज आयोनाइजेशन ऑफ गैस, ऐसा माना जाता है अब भी, तो कहीं ना कहीं लिखा मिल जाता है आपको कि कैथोड रेज क्या करती हैं, गैस का आयोनाइजेशन करती है। बताया था ना, पूरा तो सच मिलेगा नहीं हर जगह, लेकिन ऐसा थ्योरी हम भी समझ सकते हैं कि जब वो टकराएगी तो 100% इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नेगेटिव पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा, मतलब क्या होगा, कैथोड रेज उनको आयनाइज करके आगे से आगे काम चला रही है। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा फंडा क्या था, ये था डिस्चार्ज ट्यूब, और इस एक्सपेरिमेंट को बेटा नाम दिया गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। क्लियर हुई बात है। लेकिन अभी बात रुकी नहीं, इलेक्ट्रॉन का पता नहीं चला, हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में अभी बात करने वाले हैं कि कैथोड रेज जो बनी उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। अब एक दो प्रॉपर्टी ना मैं डायग्राम साफ कर दूंगा तो पता नहीं चलेगा, मैं यही बता देता हूं। एक तो ये माना गया कि ये जो कैथोड रेज होती हैं ये किससे बनी होती हैं, किसी पार्टिकल से। इलेक्ट्रॉन तो अब पता है, दिमाग में मतलब उसको मैं तो खुद ला रहा हूं आपके दिमाग में, लेकिन छोड़ो आप उसको। कैथोड रेज में कोई पार्टिकल है, नहीं पता क्या है, तो सर ऐसा कैसे। तो उन्होंने क्या किया, यहां ना एक पंखा लगा दिया छोटा सा, ठीक है ना, और क्या देखा कि जब मैं इस पंखे को यहां बीच में रखता हूं
तो ये ना घूमना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसका मतलब कुछ तो यहां से निकला जो टकराया, जो इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, घुमाना शुरू कर रहा है। अब याद करो घूमना किसके कारण है, एनर्जी के कारण। और एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। जानते हो ना काइनेटिक एनर्जी, कि जब भी कोई चीज मूव करती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ इस रे के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। और बेटा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है, पार्टिकल के पास में। क्योंकि फार्मूला पता होगा, हाफ mv²। मतलब मास किस में होता है, पार्टिकल में होता है। कोई पार्टिकल ही तो, जैसे ये है हवा, क्या काइनेटिक, हवा में भी तो पार्टिकल है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो मास पार्टिकल होता है वही काइनेटिक एनर्जी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। मतलब इसमें पक्का रे में कोई पार्टिकल था जो क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि क्या ये सीधी चलती है या टेढ़ी मेढ़ी चलती है, इस बात का। तो उन्होंने ना यहाँ ना एक बिल्कुल ना ओपैक सब्सटेंस रखी है। ओपैक जानते हो ना, जिसमें से जैसे मेरा हाथ है, इसमें से क्या होता है, लाइट पास नहीं होती तो पीछे क्या बनेगी, छाया बनेगी, शैडो बनेगी। वही उन्होंने किया। जैसे लाइट से आ रही थी तो ये रेज मान लीजिए आप, रेज अगर इसमें से पास नहीं होगी तो पीछे क्या बनेगा, शैडो बनेगा। वही उन्होंने चेक किया कि सर अगर मैं ओपैक सब्सटेंस को रख देता हूं तो पीछे की तरफ क्या होता है, एक शैडो क्रिएट होता है, छाया बनती है। इसका मतलब कि 100% वो कहां जा रही है, सीधी रेज के अंदर। बिल्कुल उसके जैसी ही अगर इमेज बने, शैडो बने, तो वो बिल्कुल क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रही है। तो अभी मैं इसको साफ कर सकता हूं, आप इसको नोट भी कर सकते हो। क्या था ये एक्सपेरिमेंट, मैं दोबारा बोल देता हूं, थ्योरी बुक में से लिख लेना बेटा, थोड़ी बहुत जितनी आप चाहो समझना इसको जरूरी है। एक पैराग्राफ है डायग्राम से पहले, वो आप नोट कर लेना एनसीईआरटी में से। कैथोड रे किसमें किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब में किया गया। उनमें से जो रेज निकली वो क्या थी, नेगेटिव चार्ज की थी। लो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, हाई वोल्टेज रखा जाएगा। कैथोड रेज क्या करती है, गैस का आयोनाइजेशन करती है। एक तरफ कैथोड है, एक तरफ आपके पास क्या है, एनोड है। प्रेशर मैंने आपको बता दिया, बहुत कम लिया गया था। पंप होता है ताकि गैस के प्रेशर को क्या कर सकें, अलग अलग गैस के प्रेशर को हम एडजस्ट कर सकें। तो क्लियर बात है, आई होप इतना तो फंडा क्लियर होगा। अगर ज्यादा तो दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर से बना लेंगे, लेकिन एक बार हमारा काम इतने में चल गया। दो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको यही बता दिए कि पार्टिकल पाया जाता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो क्या करती है, सीधी स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है। तो अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के ऊपर, और तभी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सामने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपके। तो देखिए आगे, तो जो नेक्स्ट है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की हम प्रॉपर्टी, कैथोड रेज तो जानेंगे ना किस तरफ से वो रेज थी जो कैथोड से निकली थी, एनोड की तरफ गई थी, ठीक है ना। उनको हमने क्या कहा था, कैथोड रेज कहा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली ये थी कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। किस प्रकार की थी, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। उन पे चार्ज किस प्रकार का था, नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात है। सेकेंड प्रॉपर्टी, कैथोड रेज स्टार्ट्स, या क्या होती है, क्या लिखूं, कैथोड रेज ओरिजिनेट या मूव्स, नाम नहीं मिला मुझे। कैथोड रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड, कहां से स्टार्ट होती है, हाँ ओरिजिनेट आना था। कैथोड रेज ओरिजिनेट, ओरिजिन होती है फ्रॉम, कहां से, कैथोड टू एनोड। वो कहां से कहां की तरफ जाती है, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। जो तीसरी इनकी खासियत थी, प्रॉपर्टी का मतलब खासियत, जो तीसरी इनकी प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि कैथोड रेज क्या होती है, इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। किसकी बनी होती है, पार्टिकल्स की बनी होती है। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया था कि कैसे सोचा उन्होंने, ये मैं सिर्फ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। कैथोड रेज आर मेड ऑफ पार्टिकल्स एज, क्योंकि दे हैव काइनेटिक एनर्जी।
दे हैव काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो क्या करती हैं, उनमें क्या होता है, वो क्या थी, क्या बोला, वो पार्टिकल की बनी होती है, ठीक है ना। जो फोर्थ पॉइंट है, अब क्या था फोर्थ पॉइंट, अब वो खुद तो दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप क्या करते हो, उनको फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज करते हो या फोस्फोरेसेंट जिंक सल्फाइड जो मैंने बताया था, तो लाइट आपको स्ट्राइक होती हुई दिखाई देती है, स्ट्राइक होने के बाद लाइट दिखाई देती है, वो क्या बताती है कि वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है ना। अब क्या था, दे आर या कैथोड रेज आर नॉट विजिबल, ये क्या होती है, विजिबल नहीं होती, देयर बट लेकिन देयर बिहेवियर, लेकिन उनका जो ये व्यवहार है, देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व यूजिंग can be observed using fluorescent screen, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज करके हम इनको बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं एट द साइड ऑफ एनोड, एट द साइड ऑफ एनोड, हम एनोड की साइड में फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज करके क्या कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं। क्लियर बेटा बात है। अब ना एक चीज हो, फिफ्थ पॉइंट, इन दी अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा लिख लेना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जानते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि ये यहां से यहां करंट जा रहा है, तो ये जो फील्ड है एक एरिया है जिसमें आप करंट को महसूस कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इतना एरिया होता है जिसमें आप मैग्नेट के अट्रैक्शन को या रिपल्सन को महसूस कर सकते हो, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। 10th क्लास में आ चुका है वो करंट तार वाला, है ना, वो कौन सा था, 10th चैप्टर था, पता नहीं कौन सा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दी अब्सेंस, अगर आप ना इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो ना मैग्नेटिक फील्ड लेते हो तो क्या होता है, इन दी अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज आर स्ट्रेट या मूव्स स्ट्रेट, वो क्या करती है, आर इन स्ट्रेट लाइन, वो क्या होती है, सीधी लाइन के अंदर चलती है। कि अगर आप अब्सेंस लेते हो तो वो सीधी लाइन में चलती है, तो अब्सेंस क्यों, गौर करो, कैथोड रे है इतनी बड़ी, बेटा यहाँ हमने पॉजिटिव टर्मिनल और लगा दिया बैटरी का और इधर नेगेटिव लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एक एरिया बन गया जिसमें करंट पास होगा। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नहीं पता लेकिन एक नेगेटिव पार्टिकल है जो चलता चलता किसकी तरफ मुड़ जाएगा, एकदम इस प्लस की तरफ, बाहर वाले प्लस की तरफ जो बाहर से आपने यूज किया है, तो ये तो अपना रास्ता छोड़ देगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात ये। तो अब क्या था कि अगर ये ऐसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी समझ लो आप। अब अगर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है तो जब कोई नेगेटिव चीज चलती है, 10th में सीखा था ना कि जब करंट चलता है तो तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो उसमें भी मैग्नेट है, नेगेटिव पार्टिकल के चलने के कारण बाहर भी आपने मैग्नेट दे रखी है, तो ये कहीं ना कहीं तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ले लिया तो इसका जो मूवमेंट है, पाथ जो है, रास्ता जो सीधा नहीं रहेगा, अब्सेंस में क्या रहेगा, सीधा रहेगा। समझ में आई बात है, क्लियर बात है। तो ठीक है, इतना भी हो गया कि इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर इन स्ट्रेट लाइन, इज दैट क्लियर। और क्या है, दो प्रॉपर्टीज और बताई थी, इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और क्या होती है, एब्सेंस में ये क्या इस प्रकार से मूव करती है। हाँ, एक प्रॉपर्टी और है, कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड, बताऊंगा इसके बारे में कल मैं आपको, डू नॉट डिपेंड अपॉन material of electrode
मतलब ये इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर एंड नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। अब क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप ऑफ गैस ले ली, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के मेटल ले लिए, लेकिन बेटा कोई फर्क नहीं पड़ा। किस पर फर्क नहीं पड़ा? जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था चार्ज टू मास रेशियो एक्सपेरिमेंट। चार्ज मास रेशियो का एक एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने, उसी के कारण इलेक्ट्रॉन की बात आगे आई, ठीक है ना, इसलिए उसको ज्ञाता कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ये कल बताऊंगा कि इसका मेन मुद्दा क्या था इस बात का, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि उस पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता। अब इन सब बातों से, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, पार्टिकल है, इन सब बातों से एक कंक्लूजन निकला कि कैथोड रेज आर मेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्लियर? कि कैथोड रे किसी माइनस चार्ज वाले पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, और उसको नाम दिया गया बेटा किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्या बोला कि कंक्लूजन इस बात का क्या निकला, दैट कैथोड रेज आर मेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल called as इलेक्ट्रॉन। उसे किसका नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, कि जो कैथोड रेज है वो किसी नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल से मिलकर के बनी है, उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। सोचा तो ये था इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, लेकिन वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो आज तो हम इतना ही करते हैं। कल मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, उस पर चार्ज कितना है, और आफ्टर दैट हम प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में कल खत्म करते हैं पक्का। तो सब एटॉमिक पार्टिकल हमारा इन 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू।